अचानक मनसूबा आया। उसने हाथों से इमरान की कब्र खोदनी शुरू कर दी। भूख से हिलना भी मुश्किल था, मगर जो तरकीब इसके दिमाग में अपना खून और गोश्त चाट कर आई थी, इस पर अमल करना जरूरी था। मुनीर ने भी अपने भाई की मदद की। वो कुछ ना समझा कि वो क्यों कब्र खोद रहा है, बस वो इसका हाथ बटाता रहा। कब्र खोद कर इन्होंने लाश को बाहर निकाला और साइड पर रखकर कब्र बंद कर दी। इस काम में उनको काफी टाइम लगा और हलक सूख कर कांटा बन गया। खुलने की सकत भी ना रही, मजबूरन या जैसे तैसे कब्र बंद की और मुर्दा इमरान को घर लाए। उसे काटा, गोश्त की बोटियां बनाई भूवना और 4 दिन में मुर्दे का सारा गोश्त खा गई। यूं उनको खाने का नया जरिया मिल गया। रात का महीब सन्नाटा चारों तरफ अपने पर फैला चुका था और एक अजीब वहशतनाक सा सन्नाटा चारों तरफ तारी था। हर सू मौत की सी वीरानी छाई हुई थी। इंसान क्या, सभी चंद और परिंद अपने अपने घरों में ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। माहौल में वहशतनाक चुपसी तारी थी, मगर कभी खब्बार झींगरों और दीगर हशरात की आवाजें माहौल में सनसनी सी पैदा करने की नाकाम कोशिश करती, मगर खामोशी का जादू थोड़ी देर बाद फिर हावी हो जाता था। उस दिन चांद भी नहीं निकला था, चांद की आखिरी रातें थी। ऐसे में अचानक कब्रिस्तान की 10 फीट ऊंची दीवार से एक नकाबपोश ने कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगाई। इस बार आवाज कुछ ज्यादा थी, तो कब्रिस्तान के हशरात ने इस आवाज को सुना और चीख चीख कर छाई खामोशी को तोड़ डाला। झींगरों की भयानक आवाज कब्रिस्तान में गूंजने लगी। दोनों नकाबपोशों ने एहतियात से इधर इधर देखा, जैसे यकीन कर रहे हों कि उनको किसी ने देखा तो नहीं। थोड़ी देर तक इत्मीनान कर लेने के बाद इन्होंने दीवार पर हाथ मारा तो उनके हाथ में एक कुदाल आ गई, जो इन्होंने शायद नकब लगाते वक्त दीवार पर रखी थी। कुदाल उठाने के बाद एक नकाबपोश तेजी से कब्रों को फैलाने लगा और एक सिमत में चलता गया। दूसरे नकाबपोश ने उसकी तकलीद में कदम बढ़ाए। चलते चलते वो एक ताजा सी कब्र के पास आ ठहरे। सख्त सर्दी के बावजूद उसे पसीना आ गया था, जिसे इसने अपने नकाब को उतार कर साफ किया और एक ठंडा सांस लिया। यही कब्र है ना इसकी, जिसे आज दफनाया गया है? पहले वाले ने पूछा। हाँ यही है, दूसरे ने जवाब दिया। अच्छी तरह तसल्ली कर ली है ना तुमने? हाँ हाँ, मैं खुद सुबह आया था जनाजे के साथ और कब्र मुकम्मल होते वक्त तक इधर ही था। मुझे यकीन है कि यही कब्र की निशानियां जो मैंने जहन में रखी थी, वो भी उसी कब्र की तरफ ही इशारा करती हैं। उसने इधर इधर देखते हुए कहा। अब खुद भी सही भूख से बुरा हाल है, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मजीद इंतजार मत करवाओ। खुदो शाबाश, दूसरे ने निशानदेही करते हुए और उकताए हुए लहजे में बोला। ठीक है, मैं खोदता हूँ, तुम इधर इधर का चक्कर लगाते रहना, ऐसा ना हो कि हम बेखबर रही और कोई हमको दबोच ले। जब मैं थक जाऊंगा तो मैं तुमको हल्की सी सीटी से इशारा दूंगा, फिर तुम खोदना। साथ मिलकर काम करिएगी, अकेला मैं नहीं खोद पाऊंगा। ठीक है, वक्त जाया मत करो, दूसरे ने तेजी से कहा। पहले वाले ने अपना नकाब उतारा और कुदाल का एक भरपूर वार इस ताजा कब्र पर किया और मिट्टी कब्र से हटाने लगा। न जाने कौन सा इसरार था जिसके लिए वो इस हौलनाक और दहशतनाक कब्रिस्तान में आकर एक ताजा कब्र को खोद रहे थे। वो निहायत ही इत्मीनान से और तेजी से कब्र खोद रहा था। वो जब थक जाता तो 2 मिनट तक जरा ठहर जाता, फिर दोबारा से अपने काम में मगन हो जाता। जब वो कब्र को आधे से ज्यादा खोद चुका तो इसकी हिम्मत जवाब दी गई। वो काफी थक गया था। इसने हल्की सी आवाज में सीटी बजाई और कुदाल हाथ में पकड़े कब्र से बाहर आ गया। सीटी की आवाज सुनकर वो तेजी से पहले वाले की जानिब आया और इससे कुदाल लेकर वो तेजी से बकिया काम को पूरा करने लगा। मैयत के ऊपर से तमाम रुकावटें हटाने के बाद उसने हल्की सीटी से साथी को बुलाया। इन दोनों ने एहतियात से मुर्दे को कब्र से निकालकर कब्र के सरहाने की जानिब डाल दिया। खुद बाहर आए और फिर तेजी से इन्होंने कब्र की मिट्टी बराबर कर दी। ये काम इन्होंने इस सफाई से किया कि कोई भी साबित न कर सकता था कि कब्र दोबारा खोदी गई है या कोशिश की गई है। मुर्दे को इन्होंने तेजी से उठाया और दीवार क्रॉस करते हुए निहायत तेजी से मुख्तलिफ गलियां उबूर करते हुए एक कच्चे घर में दाखिल हो गए। 4 दीवारी का दरवाजा अच्छी तरह बंद करने के बाद इन्होंने एक कमरे में लाश रख दी और उसका दरवाजा भी अच्छी तरह से बंद कर दिया। इस सारे वाकये की किसी को भी कानूकान खबर न हुई कि कब्रिस्तान में क्या हुआ। निहायत ही चालाकी और होशियारी से सारा काम किया गया। मुर्दे को बोसीदा से कमरे में डालने के बाद वो धड़ाम से एक टूटी हुई चारपाई पर गिरे और अपनी थकावट दूर करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद इन्होंने औजार निकाले और मुर्दे के जिस्म से गोश्त उतार उतार कर देगचे में डालने लगे। वो तकरीबन 2 घंटे में मुर्दे के जिस्म का सारा गोश्त कढ़ाई में डाल चुके थे। सुबह की वो फूट रही थी और मुर्गे अजाने दे रहे थे, यानी सुबह का टाइम होने को था।
इनमें से एक बाहर निकला और उसने करीबी घड़े से पानी एक बोसीदा सी बाल्टी में औंधा और अंदर ले आया। दूसरे ने कुदाल उठाई और सहन को एक तरफ से तेज तेज से खोदने लगा। 2 फुट गहरा और इंतहाई लंबा और चौड़ा खोदने के बाद वो अंदर आया, मुर्दे की हड्डियों को जुमा किया और चादर में डालकर गड्ढे में रख दी और मिट्टी को बराबर कर दिया। दूसरा इस दौरान आग जलाकर देगचे में गोश्त को पकने के लिए आग पर रख चुका था। थोड़ी देर बाद तमाम गोश्त पक गया था। उसने वो देगचा उतार दिया। लिपटे हुए कफन को उसने अपने कपड़ों वाले संदूक में रखा और इतने में सुबह का उजाला नमूदार हुआ। वो दोनों चारपाई पर आमने सामने बैठ गए। देगची को इन्होंने अपने सामने रखा और फिर एक एक बूटी निकाल कर खाने लगे। इस दौरान उनमें थोड़ी बहुत बहस भी होती रही। गुफ्तगू का मौजू यही मुर्दे और उनका गोश्त था। वो खाते रहे और गोश्त उनके जिस्म में मुंतकिल होता गया। सारी देगची को खाली करने के बाद इन्होंने गंदे कपड़े से मिट्टी का फर्श साफ किया, फिर पानी हलक में उंडेला और सो गए। इनका पेट गोश्त से भर चुका था और इंसानी गोश्त की भूख फिलहाल खत्म हो गई थी। सोने से कबल एक ने कढ़ाई उतारकर इसमें मौजूद गोश्त को उसी देगचे में डाला और ढांप कर कमरे के एक पुराने से संदूक में छुपा कर रख दिया, बाद में खाने के लिए। जब वो सोकर उठे तो असर का टाइम हो चुका था। वो उठकर नहाए, कपड़े बदले और शहर में घूमने फिरने निकल गए। वो काफी देर तक आवारागर्दी करते रहे। जब शाम का अंधेरा खासा फैल गया तो वापस आए और अपने बूढ़े और जवान दोस्तों की बैठक में गपशप करने चले गए। वहां इन्होंने हुक्का और चाय पी और रात गई तक वापस आ गए। उनका असल रूप अभी तक किसी को भी पता न था। सब लोग बस जाहिरी रूप को देख रहे थे। वो दोनों भाई थे। दोनों जवानी की हदों से निकलकर अब बुढ़ापे की राहों में थे। बड़ा भाई 47 साल का था और छोटा भाई 41 साल का था। बड़े का नाम अरशद था और छोटे का नाम मुनीर था। अरशद काफी कमीना और चालाक इंसान था। इसका काम मरने वालों के जनाजे में साथ जाना था और कब्र की निशानदही करने और मरने वाले के लवाहिकीन से मगरमच्छ के आंसू बहाकर ताज़ियत करना और उनकी हमदर्दी और मुर्दे के साथ आए खुशबू कपड़े वगैरह और पैसे भी हासिल करना था। नीच और घटिया जहनियत वाला अरशद लोगों को बहुत जल्द अपने चक्कर में फंसा लेता था। मुनीर का काम बाजार से अमीर लोगों से मुलाकात वगैरह करना, मोहल्ले वालों की खबरगिरी और दोस्तों को बेवकूफ बनाना था। वो दोनों काफी कमजोर और दुबले इंसान थे, मगर शैतानियत उनमें कोट कोट कर भरी हुई थी। उनकी बातों और उनके रवैयों से लगता था कि उन जैसा बेगैरत, बेहया और कमीना इस दुनिया में नहीं होगा। इंसानों के भेष में छपे हुए दरिंदे थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुर्दा इंसानों का गोश्त खाना और मासूम लोगों को लूटना और इंसानियत को बदनाम करना था। कोई भी मुसलमान शख्स मुर्दों के साथ ऐसा नहीं करता था, मगर वो ये काम कर रहे थे। मैं ड्यूटी पर था। मेरी ड्यूटी अक्सर रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होती थी। एक दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझे फोन पर कहा कि यहाँ किसी दिन आओ, मैंने तुमको एक बाबा जी से मिलाना है जिनके पास एक बहुत ही हैरानकिन कहानी है। हमने वो कहानी सुनी है तो बयार इंसान को दरिंदे बनते हुए इन्होंने देखा है। दोस्त की बातें सुनकर मैं काफी हैरान हुआ। कुछ दिनों बाद मैं घर छुट्टी पर गया और सीधा दोस्त के घर चला गया। दूसरे दिन हम बुजुर्ग के पास चले गए और उनको सलाम करने के बाद मैंने उनसे कहा, बाबा जी मुझे पता चला है कि आपने इंसानों को दरिंदा बनते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर इन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही है, और फिर मेरे कहने पर इन्होंने कहानी सुनाई। शाम नगर में अरशद और मुनीर दोनों भाई रहते थे। उनका वालिद काफी अरसा पहले फौत हो गया था। इस वक्त वो जवानी की हदों में आ रहे थे। उनकी बूढ़ी माँ ने उनको पाला, मुख्तलिफ घरों में काम काज करके, किसी से मांग कर, जैसे भी उसने उनको न सिर्फ पाला बल्कि उन दोनों की शादियां भी की। माँ को अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत थी और वो भी अपनी माँ पर जान छिड़कते थे, मगर उनकी जो बीवियां आई तो इन्होंने उनकी माँ को अपनी जूती पर रखा और इसका जीना हराम कर दिया। बूढ़ी माँ अपने बेटों की खातिर ये बर्दाश्त कर गई और कोई शिकायत न की। दिन को दोनों भाई करीबी जगह काम करते और शाम को थके हारे वापस आते। एक बार उनकी बीवियों ने तैश में आकर अपनी सास को बहुत मारा और लहूलुहान कर दिया। माँ ने उसकी शिकायत अपने बेटों से की और अगला पिछला सारा हिसाब किताब खोल दिया। बेटों ने ये सुनकर अपनी बीवियों को बहुत मारा और घर से निकाल दिया। उनकी बीवियां भी शायद हिटलर के खानदान से थीं। फौरा घर जाकर झूठ मूठ का किस्सा सुनाया और भाइयों ने उन दोनों पर हल्ला बोल दिया। उनकी वो ठिकाई की बस पूछो मत। माँ अपने लफ्ते जगरों को छुड़ाने आई तो इसकी समधन ने इसका वो हाल किया, अपनी बेटियों के साथ मिलकर के पूछिए मत। बहरहाल उनका घर खराब हो गया, मतलब ये कि इनकी बीवियां हमेशा के लिए उनसे रोट कर मैके चली गई।
इन्हें मनाने की लाख कोशिश की मगर बेसूद। कुछ अरसा तक कोशिशें जारी रही मगर वो ना आए, बल्कि जो भी उनको मनाने आता इसकी वो हालत करती कि पूछिए मत। बहरहाल कुछ अरसा बाद उनकी माँ उनको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अजीज व अकारिब की उनसे बनती नहीं थी, किसी ने कुछ साथ ना दिया, रोटी होटल पर खाते या खुद बनाते और बाकी काम भी खुद ही करते। यूं इनकी जिंदगी की गाड़ी चलने लगी, काम काज करने लगे और जिंदगी गुजराने लगे। अरशद एक बार सख्त बीमार हुआ, इसके इलाज पर काफी खर्चा किया गया। वो ठीक तो हो गया मगर गुर्बत ने उनको घेर लिया। जो कुछ भी था वो तो इलाज पर लग गया था, कुछ पास होता तो खाते या पहनते। बहरहाल अब गुजारा मुश्किल होने लगा, नौबत मांगने पर आ गई। कुछ अरसा तो मोहल्ले वाले उनको एक आधी रोटी और सालन देते रहे, पेट भर कर न मिलने से वो कमजोर होते चले गए। दिहाड़ी उनसे होती नहीं थी और उधार कोई देता न था। यूं आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वाले और अजीजो अकारिब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। जो एक आधी रोटी मिलती थी वो भी बंद हो गई। फाके होने लगे, घर का जो भी सामान था वो बेचकर कुछ कर्ज उतारा गया। अब कुछ भी न था कि वो बेच देते, काम उनसे नहीं होता था। यूं 2 दिन उनको सिवाय पानी के कुछ भी खाने को न मिला, भूख से बुरा हाल था। अरशद भूख मिटाने बाहर गया कि शायद कोई अल्लाह वाला उनको खाने के लिए दे दे, मगर किसी ने एक पाई भी ना दी। भूख ने सब सोचे खत्म कर डाली थी, उसे दिन भर मांगते हुए गुजर गया। शाम हो गई मगर कुछ भी ना मिला, मायूस वापस लौटना पड़ा। रास्ते में एक जगह खाने पीने की दुकान देखकर अरशद से रहा ना गया, वो जलेबियों पर टूट पड़ा, मगर दुकान के मालिक ने एक टुकड़ा भी इसके मुंह में न जाने दिया, उल्टा इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। गिरता पड़ता वो वापस घर आने लगा तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ कुत्ता मिला जो शायद किसी ट्रक के नीचे आ गया था और इसका जिस्म 2 हिस्से हो गया था। भूख के मारे उससे रहा ना गया, उसने इस मुर्दा कुत्ते को बगल में उठाकर छुपाया और घर लाया। फौरन उसे कढ़ाई में डाला और चूल्हे पर रख दिया, आग जलाई और पानी भी कढ़ाई में डाला। मुनीर भूख से बेहोश हो चुका था और खाना खाना मांग रहा था। इसने तेजी से कुत्ते के गोश्त का अध बना हुआ टुकड़ा इसके मुंह में डाला और वो उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगा और हलक से उतारने लगा। गोश्त खाने से इसके अंदर कुछ हिम्मत पैदा हुई और वो उठ बैठा और भाई से मजीद गोश्त मांगा। भाई ने उसे थोड़ा सा सब्र करने को कहा मगर वो न माना, और वो मानता भी कैसे, 3 दिन से जो वो भूखा था, भूख इससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तेजी से उठा और कढ़ाई को उतार लिया और उसमें मौजूद कुत्ते के गोश्त को हाथ की मदद से खाने लगा। गोश्त बहुत गर्म था, इसने इसके हाथ जलाए, मुंह भी जलाया, मगर वो पागलों की तरह खाने लगा। वो हराम जानवर के हराम गोश्त को ऐसे खा रहा था कि जैसे वो बकरे का गोश्त हो। अरशद ने भी इस कुत्ते के गोश्त को जी भर कर खाया। जब भूख मिट गई तो तब अकल ने कहा तुमने क्या किया, एक कुत्ते का गोश्त खा लिया। मगर दिल ने और पीठ ने कहा और क्या करते, शुक्र है कि कुछ तो मिला। यूं वो इंसानों से दरिंदे बन गए, मरे हुए या जिंदा कुत्ते या मुर्गी जो भी जानदार उनको मिलता वो उसे खाने लगे और अपनी भूख को मिटाने लगे। कुछ अरसा तो यूं ही गुजर गया और उनका पेट हर रोज भरने लगा, मगर कुछ अरसा बाद ये सिलसिला भी रुक गया, क्योंकि इस गांव में जो आवारा कुत्ता या बलिया थी वो सबकी सबब उनके पेट में थी। फिर से फाके होने लगे। इस दौरान उनके मोहल्ले का एक नौजवान लड़का फौत हो गया। वो इसके जनाजे में गए। 27 साल का इमरान उनके साथ बहुत ठीक था, वो उनकी रोज कुछ न कुछ मदद करता था। अब वो आसरा भी चला गया था। शाम को उसे दफनाया गया तो वो दफनाते वक्त तक कब्र के पास ही रहे। इमरान के मरने का दिख सबसे ज्यादा अरशद को और मुनीर को था, वो बहुत रोए। बहरहाल जब सारे वापस आने लगे तो उनको भी साथ ले आए और रात का खाना उनको दिया। काफी दिनों बाद उनको इंसानी खुराक जो कि इंसान खाते थे यानी रोटी और सालन मिला। एक बार तो रोटी को देखकर भाइयों के आंसू रवाना हो गए। रोटी खाने लगे तो रोटी ने हराम गोश्त की तरह उनको मजा ना दिया, बल्कि उनको रोटी खाकर कै आने लगी। उनका पेट इस रोटी को कबूल ही नहीं कर रहा था। इन्होंने कोशिश तो बहुत की मगर 2 नवालों से ज्यादा ना खा सके। वो इंसान होकर भी अब इंसानी ग़िज़ा नहीं खा पा रहे थे। रोटी ने उनको बिल्कुल मजा ना दिया और भूख वैसी की वैसी रही। मजबूरन उठना पड़ा और वही खाना जो वो रोज खाते थे उसे ही ढूंढना पड़ा। मुख्तलिफ गलियों में घूमे और गांव के बाहर का भी चक्कर लगाया कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली मिल जाए, मगर ना मिला। वो कब्रिस्तान में आए जो आमतौर पर कुत्तों का मसकन होता है, मगर सारे कब्रिस्तान का चपा चपा छान मारा, कुछ ना मिला।
भूख ने फिर उनका बुरा हाल कर दिया, चलना भी दोपहर हो गया तो उसी इमरान की कब्र पर आ बैठे। जूं जूं टाइम गुजर रहा था, भूख की शिद्दत में इजाफा होता गया। खाने को कुछ भी ना था कि वो खाते, इतनी सकत भी नहीं थी कि घर चले जाते या मजीद घूमते करते। सोच सोच कर पागल होने लगे कि खाना कहाँ से ढूंढा जाए, मगर अकल में कुछ ना आया। मजबूरन हाथों को काटने लगे। अरशद ने अपने बाजू पर काटा तो दांत जल्द को चीरते हुए अंदर धंस गए और खून उनके मुंह पर लगा तो जायका अच्छा लगा। दिमाग ने कुछ काम किया तो उसके दिमाग में एक भयानक मनसूबा आया। उसने हाथों से इमरान की कब्र खोदनी शुरू कर दी। भूख से हिलना भी मुश्किल था, मगर जो तरकीब इसके दिमाग में अपना खून चक्कर आई थी, इस पर अमल करना जरूरी था। मुनीर ने भी अपने भाई की मदद की। वो कुछ ना समझा कि वो क्यों कब्र खोद रहा है, बस वो इसका हाथ बटाता रहा। इन्होंने लाश को बाहर निकाला और साइड पर रखकर कब्र बंद की। इस काम में उनको काफी टाइम लगा और हलक सूख कर कांटा बन गया, पीठ सुकड़ गया, हलने की सकत भी ना रही। जैसे तैसे कब्र बंद की और मुर्दा इमरान को घर लाए, उसे काटा, गोश्त की बोटियां बनाए और भौना और 4 दिन में मुर्दी का सारा गोश्त खा गए। यूं उनको खाने का नया जरिया मिल गया और इन्होंने कम से कम 2 साल तक मुख्तलिफ मुर्दों, आवारा कुत्तों, बिल्लियों को खाया। उनका टाइम अच्छा गुजरने लगा। मुर्दे का कफन वो लाकर दुकानदारों को सस्ते दामों बेच देते, कुछ पैसे मिलते तो रख लेते। जब कुछ पैसे जुमा हो गए तो छुरियां और टूके और कुदाल वगैरह खरीद लिए। जो बच गया वो नमक और मिर्ची ले लिए और कुछ कपड़े सिलवा लिए। अलपसा मुख्तसर की 2 साल इन्होंने उसी तरह गुजार दिए। मरने वाले तमाम मर्दे रात को कब्रिस्तान से गायब कर देते और उनका गोश्त खा जाते। मुर्दे की हड्डियां वो घर के सहन में दबा देते। इंसानों के भेस में बन जाने वाले ये दरिंदे निहायत ही चालाक थे। किसी को पता ना चला कि उनके गांव में क्या खेल खेला जा रहा है। इंसानी वीजा से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। वो इस वीजा की जानिब आंख उठाकर भी ना देखते थे। उनका ये कहना था कि कुत्ते और इंसान का गोश्त बहुत ही लजीज होता है, उनको इतना मजा देता है कि वो हलाल जानवरों की जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखते। इंसान और कुत्ते का गोश्त हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किस्मत ने उनका साथ दिया, वो बराबर अपने काम में लगे रहे और किसी को कानुकान कुछ खबर ना हुई। एक बार वो मुर्दा लेकर रात को घर आए, इसकी रान काटी और खा कर सो गए। मोहल्ले वालों में से चूंकि एक बच्चा तक भी उनके घर नहीं आता था, इसलिए वो मुर्दे को वैसे ही चारपाई पर डाल देते और ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह डाल देते। सुबह उनके घर पड़ोसियों का कुत्ता गोश्त की बू सूंघ कर आया तो उनकी नजर पड़ गई। कुत्ते को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। मोटा ताजा कुत्ता उनके सामने था, जिसमें गोश्त की काफी मिकदार थी। वो मुर्दे को छोड़कर कुत्ते की जानिब लपके। कुत्ता भागकर गली में चला गया और दोनों एहतियात से उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे हो लिए। कुत्ता तेजी से भागता हुआ मुख्तलिफ गलियां उबूर करता गया और वो भी भागते भागते काफी दूर निकल गए थे और कब्रिस्तान में आ गए। मुसलसल भागने से कुत्ते के मुंह से पसीना पानी की तरह बह रहा था, मगर वो अपने पीछे पड़े 2 इंसानों के हाथ नहीं आना चाहता था। मगर भाग भाग कर इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो कब्रिस्तान में एक जगह थकन से निढाल होकर गिर पड़ा और लंबी लंबी सांस लेता हुआ सांस दुरुस्त करने लगा। उसने अपने आप को इन इंसानों के रहमो करम पर छोड़ दिया और ये देखने लगा कि वो इसके साथ करते क्या है। अरशद और मुनीर कुत्ते को गिरता हुआ देखकर तेजी से इसकी जानिब लपके और कुत्ते को पकड़कर इसकी गर्दन मरोड़ दी। इन दोनों के भी सांस फूले हुए थे, मगर कुत्ते को देखकर उनकी सारी थकावट दूर हो गई थी। वो ख्वाब ख्याल में इस कुत्ते के गोश्त को खाने का तस्वुर करने लगे थे। कुत्ता बगैर कोई आवाज पैदा किए मर गया। इन दोनों ने उसे एक जगह रख दिया और इस जगह पर निशानी रख दी ताकि रात को उसे उठाने में कोई दिक्कत न हो। पड़ोस की कुत्ते की मालिकन, जिसने कुत्ते को उनके घर आता हुआ देखा था, वो कुत्ते को पकड़कर घर लाने के लिए घर गई। काफी अरसा बाद वो इस घर में दाखिल हुई थी तो उसे एक अजीब सी वहशत हुई, डर सा लगा। उसे ऐसे लगा कि जैसे इस घर में इंसान नहीं बल्कि जिन भूत रहते हूँ। मकड़ियों की जगह जगह जाले, उजड़ा हुआ घर, कोई चीज किधर पड़ी हुई थी और कोई किधर। सहन भी जगह जगह सेकदा हुआ था। गया हुई सहन वाली जगह पर मक्खियां भनभना रही थी, जैसे कि इसके अंदर कोई मुर्दा हो। इसने नाक पर हाथ रख लिया। कोई है? 35 साला इशरत ने ये फिक्रा 3 मर्तबा कहा, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। वो अंदर कमरे में गई तो कढ़ाई में गोश्त पक रहा था और वहाँ भी तेज बदबू फैली हुई थी। इसका वहाँ मज़ीद रुकना मुहाल हो गया। वो तेजी से बाहर को मुड़ी। मरते वक्त अचानक इसकी नजर बाईं तरफ पड़ी हुई चारपाई पर पड़ी, जिस पर कोई वजूद लेटा हुआ था और इसके ऊपर सफेद रंग की लहू भरी चादर पड़ी थी। ये देखकर वो खौफजदा हो गई और तेजी से भागकर घर गई। घर जाकर उसने अपने भाई को सारा वाकया बताया। नौमान
तेजी से इस घर आया और उसने कमरे में पड़े वजूद को देखा तो उसे भी खौफ महसूस हुआ। उसने इशरत के साथ मिलकर चादर हटाई और जब इसका चेहरा देखा तो उन पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। मारे हैरानी के वो बुत के बुत बने खड़े हो गए। सामने वाला वजूद उनके रिश्तेदार रिहान का था, जो चंद यौम कबल इंतकाल कर गया था और वो उसे मनो मिट्टी तले दफना कर आए थे। मगर ये यहाँ कैसे आया? इशरत ने पूरी चादर हटाई तो एक बार फिर उन पर खौफ का गलबा छा गया कि दहशत से उनके जिस्म कांपने लगे। इसकी दोनों टांगें कटी हुई थीं। पास ही एक बड़ा सा टोका पड़ा था जो खून आलूद था। खास का मतलब था कि मुर्दा रिहान की दोनों टांगें उसी तेज धार वाले टोके से काटी गई थीं और यकीनन कढ़ाई में पकने की वाला गोश्त भी रिहान ही का था और बाहर खदे हुए सहन में यकीनन इसकी हड्डियां ही होंगी। सारी कहानी उनकी समझ में आ गई। नोमान तो खैर खौफ पर काबू रख गया और गुस्से को भी दबा लिया, मगर इशरत से ये सब बर्दाश्त न हुआ। इसकी गूंजने वाली भयानक चीखों ने आन वाहिद में मोहल्लेदारों को मुतवज्जह कर लिया और तमाम लोग थोड़ी देर में इकट्ठे हो गए। इशरत ने डरते डरते सारा माजरा कह सुनाया, जिससे गांव वालों में गम गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। उनको यकीन ही ना आया कि ऐसा भी हो सकता है, मगर अंदर की सूरत-ए-हाल ने उनको यकीन करने पर मजबूर कर दिया। घर में सबको मुर्दों की हड्डियां खुदी हुई जगह और उनके जिस्मों को काटने वाला सामान दिखाई दिया। ये तमाम लोगों में खबर आग की तरह फैल गई। जो भी सुनता वही भागा हुआ चला आता और फिर किसी ने पुलिस को भी इत्तला कर दी और फिर पुलिस आई। लाश को कब्जे में कर लिया गया। सारे सामान की तलाशी ली गई। काफी सारे कफन और छुरियां टूके भी बरामद हुए। खुदी हुई जगह पर खुदाई की गई तो वहां से हड्डियां मिली, जिनका टेस्ट कराया तो पता चला उनमें कुछ इंसानों की थी और कुछ कुत्तों की। लोगों ने उन दोनों की तलाश शुरू कर दी और कब्रिस्तान से वापस आते हुए अरशद और मुनीर को भी गांव वालों ने चुपके से पकड़ लिया। रिहान के घर वालों का सबसे बुरा हाल था। इन्होंने इन दोनों का मार मार कर बुरा हाल कर दिया। इन्होंने मार खाने के बाद तमाम कहानी कह सुनाई। तमाम लोग इनकी सुनाई हुई कहानी सुनकर तौबा करने लगे। यूं इंसानों के दरमियान रहते हुए दरिंदे बालाखर अपने अंजाम को पहुंच गए। आज भी लोग इनकी कहानी को याद करके काम से जाते हैं। मैं कहानी सुनने के बाद हैरान सा रह गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते थे और कैसे कैसे घिनौने काम करते थे। क्या ऐसे लोग इंसान कहलाने के काबिल होते हैं? हरगिज नहीं। शाम नगर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन थे तो वो इंसान जो इंसानों के रूप में इंसानों में रहते हुए भी इंसान न थे, बल्कि दरिंदे थे।